हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स कैंपस यूट्यूब स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 3 में हमने बात करी थी आवेशन की विधियों की, और आज लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की। आओ समझते हैं क्या होता है ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, क्या है ये वैद्युत उपकरण। देखो, एक ऐसा वैद्युत उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ पर आवेश की उपस्थिति अर्थात आवेश का संसूचन का बोध किया जा सके, तो उसे ही कहते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये कोई वस्तु है और मुझे चेक करना है कि इस वस्तु पर आवेश उपस्थित है अथवा नहीं, अर्थात यह वस्तु आवेशित है अथवा अनावेशित। तो इस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति जिस उपकरण की सहायता से चेक किया जाएगा वह उपकरण ही क्या कहलाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसलिए परिभाषा में मैंने कहा कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से आवेश का संसूचन या आवेश की उपस्थिति का बोध किया जाता हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो बात हमारी परिभाषा की कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं हम बनावट की भाई कि ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो होता है वो कैसा होता है, कैसी इसकी बनावट होती है। तो आप बात करते हैं। देखो, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के अंदर एक कांच का जार होता है, दिख रहा होगा सभी को कि ये एक कांच का जार होता है। तो एक कांच का जार होता है, इस कांच के जार पर एक रबर का कोर्क पेच लगा होता है। ये दिख रहा होगा ब्लू रंग में सभी को, ब्लू कलर में, कि ये रबर का एक क्या है, कोर्क पेच है। क्या कह रहा हूं मैं कि इसकी बनावट में कि इसमें कांच का एक जार होता है और उस कांच के जार के मुंह के ऊपर एक रबर का कोर्क लगा हुआ होता है। उस रबर के कोर्क के अंदर एक छिद्र बना हुआ होता है और उस छिद्र से एक धातु की छड़ डली हुई होती है। ये क्या है, धातु की छड़। इस छिद्र से क्या डाल देते हैं, एक धातु की छड़ डाल देते हैं। इस धातु की छड़ के ठीक ऊपर एक धातु की डिस्क लगी हुई होती है। डिस्क भी किसकी लगी हुई है, धातु की। जो धातु की छड़ होती है, इस धातु की छड़ के ऊपर एक धातु की डिस्क लगी होती है तथा इस धातु की छड़ के नीचे की ओर दो स्वर्णपत्र बंधे हुए होते हैं। स्वर्णपत्र जिसे हम किससे दर्शा रहे हैं, जीएफ से। किससे व्यक्त कर रहे हैं, जीएफ से। तो दो जीएफ लगे होते हैं, यानी दो स्वर्णपत्र बंधे होते हैं। किस पर बंधे होते हैं दो स्वर्णपत्र, धातु की छड़ पर। धातु की छड़ के ऊपर वाले सिरे पर तो धातु की डिस्क रखी हुई है, देखो डायग्राम में, और नीचे वाला जो सिरा है, इस नीचे वाले सिरे पर दो स्वर्णपत्र बंधे हुए होते हैं तथा इस बोतल के आंतरिक भागों की ओर या कह सकते हो कि कांच के जार के आंतरिक भागों की ओर दो टिन पत्र लगे होते हैं, और टिन पत्र को हम दर्शा रहे हैं टीएफ से। किससे दर्शा रहे हैं, टीएफ से। तो जो ये कांच का जार है, इस कांच के जार के आंतरिक भागों की ओर ये दो टिन पत्र लगे होते हैं। तो ये बात कंप्लीट हुई हमारी बनावट की, जैसा कि हमको यहां पर दिख रहा है। बनावट के बाद बात करते हैं आओ इसकी कार्यविधि की, कि किस प्रकार ये उपकरण हमारा कार्य करता है और किस प्रकार इस उपकरण की सहायता से किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ पर आवेश का संसूचन या आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। देखो, इस उपकरण को समझने के लिए, इसकी कार्यविधि को समझने के लिए हम आवेशन की विधियां उपयोग में लाएंगे, और वो आवेशन की विधियां जो वाला पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 में हम बात अच्छे से कर चुके हैं। आओ समझते हैं इसकी कार्यविधि, किस प्रकार ये कार्य कर रहा है। मैंने कहा कि मेरे हाथ में जो ये है, यदि यह एक धातु की छड़ है, क्या है, धातु की छड़ जिस पर धनावेश उपस्थित है, तो मैंने एक आवेशित धातु की छड़ ली और उस आवेशित धातु की छड़ को यदि मैं इस धातु की डिस्क से स्पर्श करवाऊं, तो यह आवेशित धातु की एक छड़ ली, ये है आवेशित धातु की छड़। और जब इस आवेशित धातु की छड़ को किससे स्पर्श करवाया जाता है, धातु की डिस्क से। देखो मैंने लिखा है आवेशित धातु की छड़। आवेशित है तो आवेश हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो या तो इस धातु की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और इसी की उपस्थिति को पहचानना कि यह आवेशित है अथवा नहीं है, वही तो क्या कहलाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो हमने यहां आवेशित धातु की छड़ ली है, तो हमने कहा कि यदि यह धातु की छड़ कैसे चार्ज से हो, धनावेशित हो। कैसी हो, धनावेशित हो। यदि इस आवेशित धातु की छड़ पर धनावेश चार्ज है, तो यहां से देखो जो हमने आवेशन की विधियां पढ़ी थी, कौन सी विधि लागू हो सकती
है। जैसे ही इस आवेशित धातु की छड़ को इस धातु की डिस्क से स्पर्श करवाते हैं तो हमने आवेशन की 3 विधियां पढ़ी थी, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि यहां पर देखें तो चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन की विधि लग रही है, क्योंकि चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई दो वस्तु जिनमें से एक आवेशित होती थी और दूसरी अनावेशित होती थी और दोनों ही कैसी होती थी, चालक, और दोनों को जब आपस में स्पर्श करवाया जाता था तो वह अनावेशित वस्तु उस आवेशित वस्तु के कारण क्या हो जाती थी, आवेशित। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया यहां होगी कि हमने एक आवेशित धातु की छड़ को जैसे ही इस अनावेशित धातु की डिस्क से स्पर्श करवाया तो अनावेशित धातु की डिस्क से स्पर्श करवाते ही इस आवेशित धातु की छड़ का जो आवेश है वो आवेश किस पर आ जाएगा, इस धातु की डिस्क पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, इस धातु की डिस्क पर। तो ये देखो इस धातु की डिस्क पर आवेश आ चुका है, यानी ये भी क्या हो चुकी है, आवेशित। और कौन सी विधि के द्वारा आवेशित हुई है, स्पर्श या कह सकते हो चालन विधि द्वारा। चलो ठीक है, तो इस आवेशित धातु की छड़ को धातु की डिस्क से स्पर्श करवाते ही यहां चालन या स्पर्श विधि लगी और उस चालन या स्पर्श विधि के कारण यह धातु की डिस्क क्या हो चुकी है, आवेशित। अब यहां पर देखो ये धातु की डिस्क जो है वो किस पर रखी हुई है या किससे स्पर्श में है, धातु की छड़ के। जो ये धातु की डिस्क भी है, ये धातु की डिस्क भी किस पर रखी हुई है, धातु की छड़ पर रखी हुई है। और जब ये धातु की छड़ पर रखी हुई है तो कहने का मतलब है कि धातु की डिस्क जो है वो धातु की छड़ से क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है। इसलिए पुनः स्पर्श या चालन विधि लगेगी, पुनः स्पर्श या चालन विधि लगेगी, जिसके कारण यह आवेश धातु की डिस्क से होता हुआ, जिसके कारण यह आवेश धातु की डिस्क से होता हुआ किस पर आ जाएगा, इस धातु की छड़ पर आ जाएगा। ये लो भाई, कहां पर आ गया, धातु की छड़ पर। पुनः चालन या स्पर्श विधि लगी और उस चालन या स्पर्श विधि के कारण यह आवेश जो है पॉजिटिव आवेश, यह पॉजिटिव आवेश धातु की डिस्क से होता हुआ कहां पर आ जाता है, धातु की छड़ पर आ जाता है। इस प्रकार हमारी यह धातु की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित। अब यहां पर देखो इस धातु की छड़ के नीचे वाले सिरे पर, नीचे वाले हिस्से पर 2 स्वर्ण पत्र हमने जोड़े हुए हैं और हम जानते हैं स्वर्ण पत्र जो होते हैं वो भी धातु के हैं और धातु वैद्युत की कैसी होती है, अच्छी चालक होती है। अर्थात ये दोनों के दोनों स्वर्ण पत्र जो है वो भी चालक है और दोनों के दोनों स्वर्ण पत्र किसके स्पर्श में हो रहे हैं, इस धातु की छड़ के। क्योंकि धातु की छड़ से ये स्पर्श हो रहे हैं इसलिए पुनः यहां पर चालन या स्पर्श विधि लगेगी, पुनः यहां पर चालन या स्पर्श विधि लगेगी और उसी आवेशन की चालन या स्पर्श विधि के कारण यह आवेश इस धातु की छड़ से होता हुआ इन स्वर्ण पत्रों पर आ जाएगा। यह आवेश जो है वह इस धातु की छड़ से होता हुआ इन स्वर्ण पत्रों पर आ जाएगा। इस प्रकार इस आवेशित धातु की छड़ के कारण यह आवेश देखो यहां से होता हुआ धातु की डिस्क पे आया, धातु की डिस्क से स्पर्श के कारण धातु की छड़ में आया और धातु की छड़ से इन स्वर्ण पत्रों के स्पर्श होने के कारण यही आवेश कहां पर आ चुका है, स्वर्ण पत्रों पर आ चुका है। अर्थात हमारे स्वर्ण पत्र जो पहले अनावेशित थे वह स्वर्ण पत्र भी अब चालन या स्पर्श विधि के द्वारा क्या हो चुके हैं, आवेशित हो चुके हैं। अब देखो ये स्वर्ण पत्र नंबर फर्स्ट है हमारा और ये स्वर्ण पत्र नंबर सेकंड है और दोनों के दोनों स्वर्ण पत्रों पर एक ही प्रकृति का आवेश है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और हम पढ़ चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेश यानी प्लस के साथ यदि प्लस हो, माइनस के साथ यदि माइनस हो, अर्थात कैसी प्रकृति के आवेश हो, समान प्रकृति के आवेश। तो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके मध्य में कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उन समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल प्रभावी होता है, आकर्षण बल। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज पर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पर है और दोनों समान प्रकृति के आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित जैसे करेंगे तो बताओ ये एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे या एक दूसरे के पास आएंगे, ये एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। ये एक दूसरे से कहां हटेंगे, दूर हटेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगे तो इनके मध्य की जो ये दूरी है
जैसे ही ये एक दूसरे से दूर हटेंगे तो इनके मध्य की जो दूरी क्या होगी, अधिक होगी, यानी दूरी के मान में वृद्धि होगी। तो ये लो भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण प्रभावी होने के कारण ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षित होकर के कुछ इस प्रकार से खुल जाएंगे, या कह सकते हो कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगे। ये फैल गए, ये भी प्रतिकर्षित हो गया और प्रतिकर्षित होकर के कुछ दूर जा चुका है, और ये भी प्रतिकर्षित होकर के क्या हो चुका है, कुछ दूर विस्थापित हो चुका है। इस स्वर्णपत्र की जो विद्युतदर्शी की, जो भी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है, इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की जो सुग्राहिता है, वह सुग्राहिता इन दोनों स्वर्णपत्रों के मध्य की दूरी पर ही निर्भर करती है। और ये इन दोनों स्वर्णपत्रों मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी अधिक होगी, कितनी अधिक नहीं होगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों के दोनों स्वर्णपत्रों पर आवेश का परिमाण कितना है। अर्थात कहने का मतलब है, जो भी इन पर ये आवेश आ रहा है, यह आवेश का मान जितना अधिक होगा, आवेश का मान जितना अधिक होगा, पत्रों के मध्य की दूरी भी उतनी अधिक होगी। पत्रों के मध्य की दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। मैंने कहा कि इन स्वर्णपत्रों के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो ये जो दूरी है वो दूरी किस पर निर्भर कर रही है, इन स्वर्णपत्रों पर आने वाले आवेश पर। इन पर आने वाले आवेश का परिमाण जो है वो जितना अधिक होगा, इन पत्रों के मध्य की दूरी भी उतनी अधिक होगी, और जितनी इन पत्रों के मध्य की दूरी अधिक होगी, उतनी ही इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सुग्राहिता, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सुग्राहिता अधिक होगी। तो एक दूसरे से कनेक्शन हो चुका है कि पत्रों पर जितना अधिक आवेश होगा, वह आवेश कितना अधिक होगा, वह आवेश निर्भर करता है इन पत्रों के मध्य की दूरी पर। या कह सकते हो कि पत्रों के मध्य की जो दूरी है वो निर्भर करती है इन पत्रों पर उपस्थित आवेश के परिमाण पर। आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, इन पत्रों के मध्य की दूरी भी उतनी ही अधिक होगी, और पत्रों के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी, इन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। अर्थात स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कितना सुग्राही होगा, कितना शुद्धता से मापन करेगा, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि इन दोनों स्वर्णपत्रों के मध्य की दूरी कितनी अधिक होगी। दूरी जितनी अधिक होगी, इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सुग्राहिता अर्थात शुद्धता से मापन जो होगा वो उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अब हम चाहते हैं कि यह दूरी और अधिक बढ़ जाए, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में इन पत्रों के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी, इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए इस कांच के जार के आंतरिक भाग की ओर हमने 2 टिन पत्र लगाए हैं, और हम जानते हैं टिन जो होता है वो भी एक धातु है, और धातु विद्युत की कैसी होती है, अच्छी चालक होती है। और हमने आवेशन की विधियों में पार्ट नंबर 3 जो है था हमारा लेसन नंबर 1 का, उसमें आवेशन की एक विधि हमने पढ़ी थी, प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन में मैंने कहा था कि आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु को स्पर्श करवाए बिना एक निश्चित या निश्चित दूरी पर ही, एक निश्चित या नियत दूरी पर रहते हुए ही आवेशित किया जा सके, तो उसे कौन सा आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन में भी दोनों पदार्थ जो थे वो कैसे पदार्थ होने चाहिए, आवेशित पदार्थ होने चाहिए। बस फर्क है कि एक अनावेशित तो दूसरा कैसा होना चाहिए, आवेशित। तो वही बात देखो यहां पर लागू हो रही है कि ये भी चालक पदार्थ है, टिन पत्र भी चालक है, और जो हमारा स्वर्ण पत्र है वो भी चालक है। लेकिन स्वर्ण पत्र आवेशित है और ये अनावेशित, और यही तो प्रोसेस हमको चाहिए कि एक आवेशित होना चाहिए तो दूसरा अनावेशित। तो देखो ये स्वर्ण पत्र आवेशित है और ये अनावेशित है, और हम जानते हैं प्रेरण की प्रक्रिया के अंदर जो भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश सदैव विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो ये स्वर्ण पत्र इस टिन पत्र से एक नियत या निश्चित दूरी पर स्थित है, यहां पर भी ये स्वर्ण पत्र इस टिन पत्र से एक नियत या निश्चित दूरी पर उपस्थित है, और जब एक नियत या निश्चित दूरी पर ये स्वर्ण पत्र इस टिन पत्र से उपस्थित होगा तो यहां प्रेरण की क्रिया लगेगी। कौन सी क्रिया लगेगी, यहां प्रेरण की क्रिया, प्रेरण की क्रिया। यहां पर भी कौन सी क्रिया लगेगी, प्रेरण की क्रिया, या कह सकते हो प्रेरण विधि। यहां दोनों जगह प्रेरण विधि लगेगी, और प्रेरण विधि के कारण ही यहां ये टिन पत्र जो है
वो विपरीत आवेशित हो जाते हैं। विपरीत आवेशित यानी स्वर्ण पत्रों पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टिन पत्रों पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर स्वर्ण पत्रों पर नेगेटिव चार्ज होता है तो टिन पत्रों पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि स्वर्ण पत्रों पर फिलहाल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए ये टिन पत्र जो है वो प्रेरण की क्रिया के कारण या प्रेरण की विधि के कारण विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाते हैं, अर्थात कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में तो प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य यानी विपरीत प्रकृति के आवेश यानी प्लस के साथ यदि माइनस ले लिया जाए या माइनस के साथ प्लस ले लिया जाए तो ये आवेश कैसी प्रकृति के कहलाते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं उन विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल प्रभावी होता है, आकर्षण बल। तो यहां पर देखो इस टिन पत्र पर नेगेटिव चार्ज है और इस स्वर्ण पत्र पर पॉजिटिव चार्ज है, यही कारण है ये विपरीत प्रकृति का आवेश है। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो यहां इन दोनों टिन पत्रों के मध्य में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। यहां भी इन दोनों टिन पत्रों के मध्य में, टिन पत्र और स्वर्ण पत्र के मध्य में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। और यह स्वर्ण पत्र जो है इस टिन पत्र की ओर आकर्षित होगा, यहां पर भी यह स्वर्ण पत्र जो है यह टिन पत्र की ओर आकर्षित होगा और आकर्षित होने के कारण पहले की तुलना में और भी अधिक इसका फैलाव हो जाएगा। पहले की तुलना में और भी अधिक इसका फैलाव हो जाएगा। और यहां देखो दूरी पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ चुकी है। जहां पहले दूरी ये आ रही थी अब दूरी बढ़ करके हमारी और भी अधिक हो चुकी है। और चूंकि दूरी बढ़ चुकी है तो अभी मैंने कहा था कि इन स्वर्ण पत्रों के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार हमारा यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कार्य करता है। यदि यहां पर हम देखना चाहे कि सर कौन से पदार्थ या कौन से वस्तुओं पर आवेश की उपस्थिति का हम बोध कर सकते हैं, तो ध्यान रखना चालन या स्पर्श विधि जो है वो सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थों के लिए लागू हो सकती है। और यहां देखो कि यहां पर जैसे ही मैंने इस आवेशित छड़ को स्पर्श करवाया तो कौन सी विधि लग रही है, चालन या स्पर्श विधि, जहां से इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं या स्पष्टतः कह सकते हैं कि यह स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है वो सिर्फ चालक पदार्थों पर ही आवेश की उपस्थिति का बोध कर सकता है या आवेश की उपस्थिति को पहचान कर बता सकता है कि यह पदार्थ आवेशित है अथवा अनावेशित है। दो पदार्थों में से दोनों पदार्थों पर समान प्रकृति का आवेश है या विपरीत प्रकृति का आवेश है, बस सिर्फ कौन से पदार्थों के बारे में बता सकता है, चालक पदार्थों के बारे में ही बता सकता है। तो इस प्रकार अगर मैं यहां पर जैसे मैंने पॉजिटिव छड़ लेकर के बात करी है वैसे ही हम नेगेटिव छड़ के लिए भी बात कर सकते थे, बस प्रोसेस थोड़ी उल्टी हो जाएगी। जैसे नेगेटिव छड़ लेंगे तो यहां पूरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। इन स्वर्ण पत्रों पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और टिन पत्र पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बाकी प्रक्रिया जैसी क्रिया विधि हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज को लेकर के समझी है वैसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। तो इस प्रकार एक यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु पर आवेश का संसूचन या आवेश की उपस्थिति का बोध किया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि यह पदार्थ आवेशित है अथवा अनावेशित, तथा जो भी दो पदार्थ है उन दोनों पदार्थों को कंपेयर करके यह कहा जा सकता है कि दोनों पदार्थों पर समान प्रकृति का आवेश है या विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो इस प्रकार की जानकारी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं वही हमारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहलाता है, जो कि आज हमने यहां पर इस लेसन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में हमने समझा है। चलो ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही।